हेलो डियर यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हो। उत्कर्ष प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि यूजीसी नेट रिजल्ट का वेट तो हम सभी कर रहे हैं, पर इन द मीन वाइल हमारा जो वे फॉरवर्ड है वो क्या होना चाहिए, किस तरीके से हम इस टाइम को कंस्ट्रक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। तो यूजुअली जो भी हमारे एस्पिरेंट्स होते हैं यूजीसी नेट के, तो आपका जो गोल होता है फॉर मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स असिस्टेंट प्रोफेसर होता है, और यूजीसी नेट आपका उस जर्नी का एक स्टेपिंग स्टोन होता है, उसकी पहली सीढ़ी होती है। तो लेट्स सपोज आपको लगता है कि यूजीसी नेट क्वालिफाई होने के आपके जो चांसेस हैं हाई हैं, आपका जो एग्जामिनेशन है वो अच्छा हुआ है, तो अब आपका वे फॉरवर्ड होता है पीएचडी एडमिशन्स को आपको टारगेट करना होता है, और इसके बाद में आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशंस होते हैं उनको आपको टारगेट करना होता है। तो अब हम इस समय को कंस्ट्रक्टिवली कैसे यूज़ कर सकते हैं जिससे हमारी जो आगे की जर्नी है हमारे लिए थोड़ी सी ईजी हो जाए, आज हम इस टॉपिक को एड्रेस करने जा रहे हैं। हमारा जो सेकंड स्टेप है पीएचडी एडमिशन्स, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल काफ़ी सारे जो एस्पिरेंट्स हैं उनको ये मिसकंसेप्शन होता है या क्लैरिटी नहीं होती है फॉर सम रीज़न कि पीएचडी एडमिशन में केवल आपके जो जेआरएफ एस्पिरेंट्स होते हैं केवल उनको ही पीएचडी फेलोशिप मिलती है। ओके, वाइल दैट इज ट्रू कि जो जेआरएफ स्टूडेंट्स हैं उनको पीएचडी करते टाइम फेलोशिप मिलती है, स्टाइपेंड मिलता है, बट ऐसे एस्पिरेंट्स जिन्होंने नेट कैटेगरी से इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया है, आप लोग भी फेलोशिप या फिर स्टाइपेंड जो है वो अवेल कर सकते हैं। उसका प्रोसीजर क्या होता है और कौन कौन सी प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस को आपको इस समय टारगेट करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लिया है तो आप इंडिया के जो टॉप टियर इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो फॉर योर डॉक्टरल डिग्री, जो आपको करना भी चाहिए। अगर आपने नेट कैटेगरी से भी क्वालिफाई किया है तो आपको कौन कौन से प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स को टारगेट करना चाहिए। सबसे पहले अगेन, जिससे काफ़ी स्टूडेंट्स फैमिलियर नहीं होते हैं, आपके जो आईआईटीज़ होते हैं वहाँ पर भी हमें ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस डिपार्टमेंट्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं, जहाँ पर इंटरडिसिप्लिनरी जो रिसर्च है वो कंडक्ट करवाए जाते हैं। ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस डिपार्टमेंट्स जैसे फॉर इंस्टेंस आईआईटी गुवाहाटी है, आईआईटी दिल्ली है। अगर हम राजस्थान बेस्ड एस्पिरेंट्स के लिए बात करें तो आपका जो स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स है आईआईटी जोधपुर का, वो भी काफ़ी अच्छा खासा डिपार्टमेंट है, जहाँ पर आपको वेरियस जो डिसिप्लिन्स हैं जैसे फ़िलासफ़ी है, इंग्लिश है, सोशियोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है। अगेन ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस डिपार्टमेंट इंटरडिसिप्लिनरी तरीके से वर्क करता है, तो अगर कोई सब्जेक्ट वहाँ पर लिस्टेड नहीं है तो भी आप ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस की कैटेगरी से वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपका जो रिसर्च प्रपोजल है, अगर आपके जो इंटरव्यूइंग कमिटी है या पैनल है उनको पसंद आता है तो वो आपको कंसिडर करते हैं फॉर पीएचडी पोजीशंस। लेकिन अब यहाँ पर आईआईटीज़ को अगर आप टारगेट कर रहे हो, एंड सेकंड बेस्ट जो आपका ऑप्शन है दैट इज़ जो एनआईटीज़ होते हैं, ओके, जो नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी होते हैं, तो आप इनको भी टारगेट कर सकते हो। यहाँ पर आपके पास में जो बेसिक एलिजिबिलिटी होनी चाहिए दैट इज़ आपकी जो एक तो मास्टर्स डिग्री है, जिसमें वही आपका 55% का टारगेट रहता है फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट, और फॉर रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट इसमें कुछ रिलैक्सेशन होता है। प्लस यहाँ पर दो चीज़ें आपको चाहिए होती हैं, एक तो नेट स्कोर कार्ड चाहिए होता है जिसमें आप नेट कैटेगरी से आपने ये एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया हुआ होना चाहिए। अदर देन दैट यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट्स में आपका गेट एग्जामिनेशन भी कंडक्ट करवाया जाता है, तो आप गेट स्कोर के थ्रू भी यहाँ पर एडमिशन्स के लिए अपना जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हो। अब यहाँ पर जो है एडमिशन्स का प्रोसीजर यूजुअली क्या रहता है, तो मैं रफली आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर बेसिकली सेमेस्टर वाइज जो ओपनिंग्स हैं वो निकलती हैं, वो आपको चेक करते हुए रहना है। यहाँ पर ऑड सेमेस्टर, इवन सेमेस्टर के सेपरेट जो एडमिशन्स हैं वो हर सेमेस्टर निकलते हैं। यूजुअली आपके जैसे एक तो जुलाई हो गया, जून वाला जो एक सेमेस्टर होता है, और एक आपका जो विंटर्स में होता है, ओके। वहाँ पर जनवरी टू दिसंबर के बीच में एडमिशन प्रोसीजर जो है यूजुअली स्टार्ट हो जाता है। तो आपको
इन इंस्टीट्यूट्स को अगर आप टारगेट कर रहे हैं और ये आपकी बेसिक एलिजिबिलिटी होती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि अपने जो चांसेस हैं उनको इंक्रीज करने के लिए चांसेस ऑफ एक्सेप्टेंस इन इंस्टीट्यूट्स में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। सो वो आपको कैसे करना है, क्या आपका स्मार्ट वे होना चाहिए, एक बार हम उससे डिस्कस कर लेते हैं। सो यहाँ पर द ओनली थिंग जो हमें चाहिए होती है टू मेक इट, टू क्रैक दिस PhD इंटरव्यू स्क्रीनिंग प्रोसेस, वो होता है एक स्ट्रॉन्ग रिसर्च प्रपोजल जो बहुत ही ज़्यादा वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। ओके, सो अब इस रिसर्च प्रपोजल की अगर हम बात करें तो यूजुअली इसका जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, वो थोड़ा इस तरीके की होती है, जिसमें सबसे पहले आपका होता है एब्स्ट्रैक्ट। ये सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि आपका जो इंटरव्यूइंग पैनल होता है वो काफ़ी ज़्यादा एस्पिरेंट्स उनके पास में कैंडिडेट्स होते हैं, तो वो पूरा आपका रिसर्च प्रपोजल वहाँ पर हार्डली पढ़ते हैं। तो वहाँ पर वो आपके सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट पढ़कर ही क्या करते हैं, एक अंदाज़ा लगाते हैं कि रिसर्च एरिया आपका क्या है, कौन से रिसर्च क्वेश्चन को, प्रॉब्लम को आप आंसर कर रहे हो, क्या आपकी रिसर्च डिज़ाइन रहने वाली है। तो यूजुअली वो आपका एब्स्ट्रैक्ट पढ़ते हैं। तो ये एक ऐसा स्टेप है जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा थॉट जो है वो पुट इन करना चाहिए। सबसे मुश्किल, अच्छा इससे भी जो पहले का स्टेप होता है वो हमारे लिए बहुत क्रूशियल है, वहाँ पर भी आपको थोड़ा स्मार्ट होना पड़ेगा, एंड दैट इज़ आपको अपना रिसर्च टॉपिक चूज़ करना है। तो अब रिसर्च टॉपिक अगर आप चूज़ कर रहे हैं तो आप एक काम यहाँ पर कर सकते हैं जो आपको बाकी कैंडिडेट से एक एज देगा आपके स्क्रीनिंग प्रोसेस में, और वो है कि आप जिस भी इंस्टीट्यूट में PhD के लिए ट्राई कर रहे हैं वहाँ की वेबसाइट आपको ओपन करनी है। वहाँ के जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, स्पेशली जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज में हैं, तो उनके रिसर्च एरियाज़ आपको देखने हैं कि वहाँ उन्होंने कहाँ कौन से एरियाज़ में रिसर्च की हुई है, क्या उनके रिसर्च पेपर हैं, क्रेडेंशियल्स हैं। तो उससे आप मैच कर सकते हो कि आपके जो इंस्टीट्यूशंस के पॉसिबल गाइड हो सकते हैं, प्रोफेसर्स हो सकते हैं, उनके रिसर्च एरियाज़ क्या क्या हैं, और अगर उनके जो रिसर्च एरियाज़ आपसे मैच होते हैं, ओके, सो उनका अगर एरिया ऑफ स्टडी आपसे मैच हो रहा है और आपका भी उस टॉपिक में इंटरेस्ट है, तो ये जो कॉमन एरिया है इस पर आप बहुत अच्छे से वर्क कर सकते हो। तो एक तो ये स्मार्ट तरीका होता है रिसर्च टॉपिक चूज़ करने का, कि जो गाइड के आपने एक बार रिसर्च एरियाज़ देख लिए, उसमें से आपने चूज़ किया कि अच्छा ये टॉपिक में आपको भी थोड़ा बहुत रिमोटली जो है इंटरेस्ट था पहले, या आप इसको और एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। सो वो एक सबसे स्मार्ट तरीका होता है, क्योंकि ये आपके जो चांसेस हैं एडमिशन्स के थोड़ा सा बढ़ा देता है, क्योंकि आपके जो गाइड ने वहाँ पर ऑलरेडी रिसर्च वर्क कर रखा है, दैट मीन्स दे आर ऑलरेडी इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर एरिया, और आप उसे आगे ले जा सकते हो। सो सबसे पहले होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट वाला पोर्शन। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे कोई मूवी हम देखते हैं ना, तो उसका ट्रेलर से हम जज करते हैं कि मूवी कैसी होने वाली है। सो वैसे ही रिसर्च प्रपोजल में एब्स्ट्रैक्ट वो ट्रेलर का काम करता है, जिससे आपका जो इंटरव्यूइंग पैनल है वो जज करता है कि प्रपोजल कैसा होने वाला है। सो ये ट्रेलर पर आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करना है। अदर देन दैट टाइटल पेज आपका होना चाहिए। उसके बाद में एक बेसिक इंट्रोडक्शन होता है, जहाँ पर आपकी जो स्टडी है उसका बैकग्राउंड के बारे में आप बताएंगे, उससे एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद में लिटरेचर रिव्यू वाला पोर्शन रहता है। लिटरेचर रिव्यू के लिए आप जो है वो AI का यूज़ कर सकते हैं, और AI का यूज़ आपको बहुत केयरफुली करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। सो लिटरेचर रिव्यू के लिए मैं आपको कुछ अगर AI टूल्स बताऊं तो इसमें एक लिट मैप है। पर्सनली जो मुझे पसंद है दैट इज़ SciSpace। सो SciSpace में थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ती है, बट बेसिकली ये करता क्या है, SciSpace जो है आपने कोई टॉपिक टाइप किया तो उससे रिलेटेड जितनी भी रिसर्च पहले हो रखी है, सो वहाँ पर टेबुलर फॉर्म में वो सारे रिसर्च वर्क को एनालाइज कर देता है। सो एक ऑब्जेक्टिव वाला कॉलम रहेगा जिसमें वो सारे रिसर्चेस के ऑब्जेक्टिव्स बता देगा। सो वहाँ पर आपका जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर का जो काम है काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है, काफ़ी आपका प्रोसीजर स्ट्रीमलाइंड हो जाता है। सो SciSpace एक बहुत अच्छा टूल है। लिट मैप एक अच्छा टूल है लिटरेचर रिव्यू के लिए, और लिटरेचर रिव्यू पर भी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। ओके, सो लिट मैप्स या फिर SciSpace का आप यूज़ कर सकते हो। देखो आप ऐसे कर सकते हो कि सबसे पहले आपने अपना रिसर्च टॉपिक चूज़ कर लिया, और ये मैंने आपको एक स्मार्ट तरीका बता दिया। उसके बाद में आपने क्या किया, लिटरेचर रिव्यू किया कि पहले क्या क्या रिसर्चेस इस पर हो रखी हैं। आप SciSpace लिट मैप्स का यूज़ कर सकते हो, और पैरेलली जब आप लिटरेचर रिव्यू कर रहे हो उसी समय SciSpace में APA फॉर्मेट में आपके जो इन टेक्स्ट
साइटेशंस होते हैं और लास्ट में जो बिब्लियोग्राफी होती है वहीं पर आ जाती है हर पेपर के साथ में। सो वो भी अपने पास में आप उसको कॉपी करके वहाँ से जो बिब्लियोग्राफी आपको जो एंड में रेफरेंसेस में डालनी है वो वहीं से डायरेक्ट आपको मिल जाएगी। तो रेफरेंसिंग के लिए यहाँ पर आपको डायरेक्ट कोई और एक्स्ट्रा टूल यूज़ नहीं करना पड़ेगा। और अगर आप एक्स्ट्रा टूल यूज़ करना चाहते हो जो बहुत ईजी टू यूज़ हो रेफरेंसिंग के लिए, जो हमारा लास्ट वाला स्टेज है, सो इसमें ज़ोटेरो बहुत अच्छे से काम करता है, जो पर्सनली काफ़ी ईजी टू यूज़ है, उसे यूज़ करना काफ़ी ईजी होता है। तो ज़ोटेरो आप यूज़ कर सकते हो या फिर साइस्पेस से भी आपका काम हो जाएगा। लिटरेचर रिव्यू और रेफरेंसिंग जो स्टूडेंट्स को बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, ये आपके इन दोनों टूल से ही सॉर्ट हो जाएंगे। अब लिटरेचर रिव्यू आपने कर लिया, टॉपिक चूज़ कर लिया, तो आपके 2 सबसे मुश्किल काम हो चुके हैं। अब आपको इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सारी चीज़ों पर वर्क करना है। जैसे एक आपने एब्स्ट्रैक्ट लिख लिया, एब्स्ट्रैक्ट आप सबसे लास्ट में लिखिए तो भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखो जिसमें अपनी स्टडी का बैकग्राउंड बताओ, फिर लिटरेचर रिव्यू में आप बताएंगे कि क्या क्या रिसर्च इस टॉपिक पर पहले हो चुकी है और क्या क्या गैप आपने आइडेंटिफाई किए जहाँ पर आगे आप काम करना चाह रहे हैं। उसके अलावा आपका इस रिसर्च वर्क का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या पर्पज़ है, वो आपको बताना है। फिर आपके रिसर्च की जो मेथडोलॉजी है, रिसर्च डिज़ाइन क्या होने वाली है, क्या आप क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स का यूज़ करने वाले हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड्स का यूज़ करने वाले हैं, उसमें डेटा कलेक्शन आप कैसे करेंगे, सर्वेस के थ्रू करेंगे, क्वेश्चनायर के थ्रू करेंगे, प्राइमरी डेटा आप फॉलो करेंगे या सेकेंडरी डेटा फॉलो करेंगे, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें स्पेसिफाई करनी है। उसके बाद में ये जो स्टेप्स हैं थोड़े से डिटेल्ड होते हैं, सो बजट वाला जो सेक्शन है आप स्किप कर सकते हैं। और रिसर्च शेड्यूल में आप रफली एक टेबुलर फॉर्मेट जो होता है उसमें आप बना सकते हैं कि आपका फर्स्ट ईयर में आप क्या क्या जो चीज़ें हैं इस रिसर्च वर्क में करना चाह रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, फिर सेकेंड ईयर में आपका बेसिकली कितना प्रोग्रेस रहने वाला है। तो एक रफ शेड्यूल अगर आप बनाते हो तो वो भी काफ़ी इंप्रेसिव रहता है। ये आपकी जो है प्लानिंग को दिखाता है कि कितने अच्छे तरीके से आपने अपनी जो रिसर्च जर्नी है उसको प्लान कर रखा है। सो ये रिसर्च शेड्यूल वाला जो पॉइंट है या फिर जो पोर्शन है वो आपको करना है। बजट वाला आप स्किप कर सकते हो और रेफरेंसिंग आपको पैरेलली करना है अपने लिटरेचर रिव्यू वाला जो स्टेप है उसके साथ में। सो ये मैंने आपको बताया कि जो नेट कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं आप भी जो स्टाइपेंड है वो अवेल कर सकते हो। जो टॉप टियर इंस्टीट्यूशंस में ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस डिपार्टमेंट्स हैं आप उन्हें टारगेट कर सकते हो फॉर PhD एडमिशन्स। अदर देन दैट हमारा जो थर्ड स्टेज है, द गोल्डन स्टेज, जिसके लिए हम सभी मेहनत कर रहे हैं, दैट इज़ असिस्टेंट प्रोफेसरशिप पोजीशंस। तो अब यहाँ पर प्रोसीजर ये रहता है कि आप एक बार नेट क्वालिफाई कर लेते हो और अगर आप जैसे PhD एडमिशन्स में हो, PhD में अगर आपका एडमिशन हो गया है और अगर आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से PhD कर रहे हो तो वहाँ पर यूजुअली कभी कभी आपको कुछ क्लासेस पढ़ाने के लिए भी दिए जाते हैं जो आपके टीचिंग एक्सपीरियंस में काफ़ी वैल्यू ऐड करता है, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो इसीलिए मैं कहती हूँ आपको पहले प्रीमियर जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें टारगेट ज़रूर करना चाहिए। स्टूडेंट्स को यूजुअली लगता है कि हम में कैपेबिलिटी नहीं है, अपनी जो क्रेडिबिलिटी है, क्वालिफिकेशंस को डाउट करने लगते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग रिसर्च प्रपोजल लेकर जाते हो, बेसिक एलिजिबिलिटी आपके पास में है, तो एटलीस्ट आप ट्राई कर सकते हो और इस एक्सपीरियंस से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिलता है। सो वाई नॉट गो फॉर द टॉप टियर इंस्टीट्यूशंस फर्स्ट और उसके बाद में आपके जो बैकअप कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर तो आपको एनीवे अप्लाई करना ही है। सो यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर पोजीशंस के लिए अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में अप्लाई कर रहे हो, सो यहाँ पर बेसिकली आप क्या कर सकते हो कि अपना जो एक रेज्यूमे आप सिस्टमैटिकली बना सकते हो जिसमें आपकी सारी क्वालिफिकेशंस रहेंगी और आपके जो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस नियर बाई हैं जहाँ पर आप काम करना चाह रहे हो, सो वहाँ पर आप जीमेल कर सकते हो अपने जो क्वालिफिकेशंस हैं विद एक स्ट्रॉन्ग कवर लेटर के साथ में। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में यूजुअली वॉक इन इंटरव्यूज़ होते हैं और स्क्रीनिंग प्रोसेस होता है और उसके बाद में आपको पोजीशंस ऑफर किए जाते हैं। इसके अलावा जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, सो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में क्या होता है कि अगर आपने नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लिया है तो हर स्टेट की अपनी जो भर्ती है, रिक्रूटमेंट्स है, वो निकलते हैं और उनके पब्लिक सर्विस कमीशंस ये एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करवाते हैं जिसके थ्रू गवर्नमेंट कॉलेजेस या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में असिस्टेंट प्रोफेसर पोजीशंस आपको ऑफर किए जाते हैं। सो इसमें यूजुअली एक रिटन एग्जामिनेशन होता है और उसके बाद में एक इंटरव्यू या स्क्रीनिंग प्रोसीजर रहता है आपका यूजुअली।
सो यहाँ पर अलग अलग स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की आने वाली जो रिक्रूटमेंट बेसिकली होने वाली है उस पर आपको क्लोज जो है ऑब्जर्वेशन करते रहना है, हमेशा अपडेटेड रहना है कहाँ कहाँ से वैकेंसीज आ रही हैं। जैसे आपके नॉर्थ इंडिया में यूपी से निकलते हैं, एमपी से निकलते हैं, राजस्थान से निकलते हैं, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा निकाले जाते हैं। ओके, सो आप अपना जो स्टेट है उसको प्रायोरिटी में रख सकते हो और उसके अलावा नियर बाई जो भी स्टेट्स आप कंफर्टेबल हो वहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो यूजीसी नेट का सबसे अच्छा जो स्कोप है, एडवांटेज, वो यही होता है कि आप ऑल ओवर इंडिया निकलने वाली जितनी भी गवर्नमेंट जो ओपनिंग्स हैं वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, पब्लिक सर्विस कमीशंस के द्वारा जो निकाली जाती हैं। और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में मास्टर्स डिग्री एंड यूजीसी नेट का जो सर्टिफिकेट है वो ऑलरेडी एक बेसिक मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है। अब यहाँ पर मैं फिर से एम्फसाइज करना चाहूँगी कि ये मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है। तो यहाँ पर आप ये सोचकर मत चलो कि बस नेट कैटेगरी क्वालिफाई हो गया है तो हमारी जर्नी इजी हो जाएगी। ये बस आपकी पहली सीढ़ी है इस लंबी सी थोड़ी सफ़र में, जर्नी में। सो इसके बाद में अच्छे इंस्टीट्यूट से, लेकिन अगर आप पीएचडी जो है वो कंप्लीट अगर कर लेते हो, डॉक्टरल डिग्री अगर आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से करते हो, तो आपका जो ये वाला स्टेप है ना वो थोड़ा सा इजी हो जाता है। सो वहाँ पर आपके लिए स्कोप जो है प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में भी बहुत अच्छे से हमें बढ़ता हुआ दिखाई देता है, राइट। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि पीएचडी एडमिशन्स जो है नेट कैटेगरी स्टूडेंट्स आप भी स्टाइपेंड के साथ में कर सकते हो फ्रॉम गुड इंस्टीट्यूशंस। तो उसके लिए आपको क्या रिक्वायर्ड होता है वो पहले ही मैंने आपको बता दिया है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप और डिटेल में वीडियो चाहते हो इस टॉपिक पर, जहाँ पर आपको नहीं समझ आ रहा कि कौन कौन से टूल्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं प्रपोजल को बनाने में, फॉर्मुलेट करने में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल पर भी रीच आउट कर सकते हो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है फर्दर। सो आप मुझे 1-on-1 टेलीग्राम चैनल पर रिस्पॉन्ड कर दीजिए जो भी आपकी क्वेरीज हैं, या फिर कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज ओपन फॉर यू गाइस। अब हमारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो यूजीसी नेट जीआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं इन देयर फर्स्ट अटेम्प्ट। सो उत्कर्ष प्लेटफॉर्म से आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पर पेपर 1 एंड पेपर 2 को आप कॉम्बिनेशन में परचेज कर सकते हैं। सो 6 मंथ बैच भी हमारे पास में फॉर दो स्टूडेंट्स जिनकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी है सब्जेक्ट को लेकर, या फिर जो 6 महीने तक डेडिकेशन के साथ में बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बिना किसी और कमिटमेंट के, जैसे कि कोई डिग्री या रिस्पॉन्सिबिलिटी के, डेडिकेशन के साथ में आप 6 से 7 घंटे डेली अगर दे सकते हो तो आपको 6 मंथ बैच कंसिडर करना चाहिए। या फिर अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, हाउसवाइफ हो, या फिर आप अपनी डिग्री कंप्लीट कर रहे हो तो साथ में और भी आपके कमिटमेंट्स रहते हैं, जैसे असाइनमेंट है, सेमेस्टर एग्जाम्स हैं, तो आप 12 मंथ वाला जो बैच है वो कंसिडर कर सकते हो। यहाँ पर आपको उतना समय नहीं देना पड़ेगा। बाकी आपका जो डे जॉब है या डे कमिटमेंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में ईजिली आप मैनेज कर सकते हो, मैनेजेबल है। सो 12 मंथ बैच देन ऐसे स्टूडेंट्स को कंसिडर करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप उत्कर्ष ऐप विजिट करते हो तो खुद ही आपको दोनों 6 मंथ एंड 12 मंथ प्लान्स मिल जाएंगे। सो इसमें से आप खुद चूज़ कर सकते हो अपने लिए कि व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू, और उसमें आप इनरोल कर सकते हैं। यहाँ पर 2 प्लान्स हमारे पास में, तो जैसे आपको दिख रहा है जो प्राइम वाला प्लान है उसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स आपको मिलेंगे, जैसे प्रिंटेड बुकलेट है, टेस्ट सीरीज़ है, पीवाईक्यू बैचेस हैं, अनलिमिटेड डाउट सेशंस हैं, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल, क्लास के जो पीडीएफ्स हैं। तो काफ़ी सारी जो सारी नीड्स ऑलमोस्ट आपकी प्राइम वाले प्लान में कवर हो जाएंगी रिलेटेड टू दिस एग्जामिनेशन, जो आपके आगे आने वाले एग्जामिनेशंस में भी हेल्प करेगा। तो ये प्लान काफ़ी आई थिंक अच्छा है, सारी नीड्स कवर करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ऐसे एस्पिरेंट्स जिन्हें लगता है कि उनका जो जीआरएफ क्वालिफाई नहीं हो रहा है या रिपीटेडली उनका पीएचडी कैटेगरी से ही एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो पा रहा है, तो आपके लिए पेपर 1 की हमने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इस बार ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट किए हैं। सो ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं ऑफलाइन क्लासेस से जुड़ सकते हैं, क्योंकि जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में जीआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो तो उसका सबसे बड़ा रीज़न या सबसे बड़ी गलती मैं कहूँ जो स्टूडेंट्स करते हैं दैट इज़ पेपर 1 को लाइटली लेना। और पेपर 1 का जो पैटर्न है ना, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हमेशा बहुत फास्ट तरीके से तेज़ी से बदलता रहता है, बहुत डायनेमिक है पेपर 1 का नेचर। तो इसीलिए पेपर 1 के जो कंसेप्ट्स हैं सारे आपके क्लियर होने चाहिए, क्योंकि एनीवेज अगर आप रिसर्च एप्टीट्यूड पर अच्छे से काम कर लोगे तो वो आपको आपकी पीएचडी जर्नी में भी हेल्प करता है। तो इसीलिए पेपर 1 के जो ऑफलाइन क्लासेस हैं आपको कंसिडर करनी चाहिए, स्पेशली जयपुर बेस्ड स्टूडेंट्स। और यहाँ पर 5 डेज़ के फ्री डेमो क्लासेस भी आपको मिलेंगे।
सो आप अगेन देख सकते हो फॉर योर सेल्फ कि आपको पढ़ाने का जो तरीका है वो रेजोनेट करता है या नहीं। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप जल्दी कोर्स में एनरोल करते हो सो आपको अर्ली बर्ड डिस्काउंट मिलेगा 50% ऑफ। अदर देन दैट, हमारे ऐसे एस्पिरेंट्स, खासकर जो रिपीटर एस्पिरेंट्स हैं, तो आप स्कॉलरशिप टेस्ट जो है वो ले सकते हो 19 एंड 20 जुलाई को जो रहता है। सो इसमें 90% तक का जो ऑफ है वो आप अवेल कर सकते हो। फ्री 5 डे डेमो क्लासेस मिलेंगे आपको ऑफलाइन सेंटर में, सो वो आप विजिट कर सकते हो, क्लासेस देख सकते हो, पढ़ाने का तरीका आप देख सकते हो। अदर देन दैट, जो हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, अगर आप ऑफलाइन जुड़ना चाहते हो, आपको लगता है कि पेपर 1 में अभी भी कंसेप्ट उतने अच्छे से क्लियर नहीं हो पा रहे, क्योंकि आपको क्लासेस तो सारे मिल जाते हैं पर ऐसे मैं फिंगर टिप्स पे मतलब हम काउंट कर सकते हैं कि जितने स्टूडेंट्स कोर्स लेते हैं और जो सारी क्लासेस देखते हैं, है ना, तो इस रेशो में, इस नंबर में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और ऑनलाइन क्लासेस देखते हो तो डिस्ट्रैक्शंस थोड़े ज़्यादा होते हैं और फ़ोन में ही क्लासेस हैं, फ़ोन में ही सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, तो बहुत ईजी होता है तुरंत कैरीड अवे हो जाना उन डिस्ट्रैक्शंस में। तो इसीलिए ऑफलाइन बैच आप कंसिडर कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि पेपर 1 में अभी भी आप लैग कर रहे हो, और अगर आप उत्कर्ष फैमिली से पहले से जुड़े हुए हो, ऑनलाइन स्टूडेंट्स रह चुके हो, तो आपको बहुत अच्छा प्राइसेस पर जो डिस्काउंट्स हैं वो भी दिए जाएंगे। सो ऐसे और सेशंस के लिए चैनल से जुड़े रहिए। कमेंट सेक्शन में आप अपने व्यू शेयर कर सकते हैं, और कोई आपको जो टॉपिक पर गाइडेंस चाहिए, वीडियो चाहिए, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड आई विश यू गाइस अ वेरी वेरी गुड डे।